Hello students, you are warm welcome to SK ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं और मैटर को हमने क्लासिफाई किया फिजिकली एंड केमिकली। केमिकली हमने मैटर को क्लासिफाई किया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में, और प्योर सब्सटेंस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड एलिमेंट को आप फर्दर क्लासिफाई किया एटम एंड मॉलिक्यूल में। अभी एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एटम एंड मॉलिक्यूल वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे कि मानो कि आयन की पेन है, आयन पेन, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी किसके होंगे? आयन के। और इस पेन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? आयन। अभी देखो, इस एटम एंड मॉलिक्यूल से कनेक्ट करके हम इस लेक्चर में जाने वाले हैं मोल तक, और मोल के सारे फॉर्मूलाज कैसे आए सभी डिस्कस होगा और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इस आयन पेन के अंदर जितने भी आयन एटम्स है वो मुझे फाइंड करने हो। पेन है आयन की, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो आयन के होंगे। तो नंबर ऑफ आयन एटम अगर मुझे कोई मैटर के फाइंड करने हो, नंबर ऑफ उसके कंस्टिट्यूएंट एटम किसी भी मैटर हो उसके मुझे फाइंड करने हो, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मोल की, और मोल के ज़रिए मैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो फाइंड कर सकता हूँ, किसी भी मैटर हो। ओके, तो देखो शुरुआत कैसे होती है, एटॉमिक मास से लेके जाएंगे मोल तक। तो कैसे होता है सब देखते रहिए। तो देखो मेरे पास एक ब्लॉक है, आयन का ब्लॉक होगा समझो, तो उसके अंदर एटम्स जो प्रेजेंट होंगे वो सभी आयन के होंगे। मानो कि मुझे इसके अंदर आयन के नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। क्या करूँगा मैं? तो आप बोलोगे कि मानो कि ये 100 ग्राम का है ब्लॉक, कितना? 100 ग्राम, और एक एटम का मास मानो कि 5 ग्राम है। नहीं होगा इतना, लेकिन मानो कि 5 ग्राम है, तो इसके अंदर कितने ऐसे कितने एटम प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे कि 100 डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आंसर मिलेगा 20। मतलब कि पूरा ब्लॉक का मास 100 है, एक का मास 5, तो कितने एटम्स हो गए? 20। आपने किया क्या? तो आपने किया मास ऑफ ब्लॉक अपॉन मास ऑफ एटम। तो आप मास ऑफ ब्लॉक तो इजीली फाइंड कर सकते हो मेजर करके, लेकिन मास ऑफ एटम आप कैसे लाओगे? तो मास ऑफ एटम मतलब एक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम है उसका मास मेजर करने के लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे एटम का मास मैं नहीं मेजर कर सकता। रीज़न है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रिटिकल प्रोसेस है। तो आप मास कैसे मेजर करोगे? तो इसके लिए एक मेथड है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना। मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैं एक ऐसा एलिमेंट चुनूंगा जिसका मास मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करूंगा, और उसके रिलेटिवली मैं सारे एटम्स के मास फाइंड करूंगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। जैसे कि मेरे पास एक हाथी है, उस हाथी का मास मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको एक बड़े से तराजू में रखूंगा और दूसरी साइड में लकड़ियां रखना शुरू करूंगा। तो मानो कि 500 लकड़ियों के बराबर हाथी का मास बैलेंस होता है, तो आप क्या बोलोगे? हाथी का मास 500 लकड़ियों के बराबर है। ये हुआ हाथी का रिलेटिव मास। किसके रिलेटिव में? लकड़ियों के रिलेटिव में। ऐसे ही कुछ करके हम एटम का मास फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एटम का। लेकिन हमको एक ऐसा एलिमेंट चुनना पड़ेगा कि जिसका मास हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर सके। तो साइंटिस्ट ने मिलके एक एलिमेंट चुना कि जिसका मास हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर सकते इजीली, और उसका नाम है C12।
कार्बन का आइसोटॉप है C12, उसका मास हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करेंगे और उसकी रिलेटिव में सभी एटम्स के मास फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे सब होता है। एटॉमिक मास, तो पहले तो देख लो कि एटम कैसा होता है। ऑर्बिटल्स होगी और न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स। मानो कि 5 प्रोटॉन हुए तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे? 5। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और सेकेंड में 3। और भी कुछ होगा न्यूक्लियस के अंदर, क्या होगा? न्यूट्रॉन। और इन सभी को मिला के जो एटम का मास मुझे मिला उसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास। और ये अगर कार्बन एटम है और मैंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मास मेजर किया तो मुझे मास मिला, मास ऑफ C12, मास ऑफ C12 एटम मुझे मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23। एक कार्बन एटम का मास मुझे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अब मुझे एक बात बोलो कि ये जो मास आया कार्बन का, जैसे भी करके हमने मेजर किया, ये किसकी वजह से आया होगा? तो आप बोलोगे कि इसके अंदर, इस एटम के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो इसका मास बनाएंगे। और उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? तो प्रोटॉन, कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी एक बात ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। ओके, कितना कम होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड बाय 1000 टाइम्स होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना ज्यादा होगा? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन का मास, मैं बोलने जाऊं तो इलेक्ट्रॉन का मास का इस एटम के मास के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हम मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि मास उसका इतना कम है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम इसके अंदर, एटम के मास के अंदर, वो जो मिला मुझे 1.99 इंटू 10⁻⁻23, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन के मास का कोई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा नहीं। मतलब मैं मानूंगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होगा कि जिसकी वजह से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन का मास का कोई हिस्सा होगा। ओके, मतलब कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन 12 का मास बनाएंगे। मतलब कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जिनकी वजह से मुझे कार्बन का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 मिला। तो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? इतना मास बनाएंगे। मतलब कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन एंड कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन मिलके मुझे C12 का मास इतना बनाएंगे। अभी देखो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन मिलके बनाएंगी मुझे 1.99 इंटू 10⁻⁻23। मतलब इतना मास 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास भी सेम होगा
अगर ये दोनों एंटिटीज सेम है तो मैं उन दोनों को एक कांस्टेंट मान लेता हूं कि कांस्टेंट क्या मानूंगा, पार्टिकल है प्रोटॉन, उस पार्टिकल या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि 6 + 6 मतलब कि 12 पार्टिकल का मास मुझे मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23। कितने 12 पार्टिकल का मास कितना मिला, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ओके, अभी मुझे एक पार्टिकल का मास अगर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो 12 पार्टिकल मिलके इतना मास बनाएंगे, तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 12, और मेरे पास आंसर निकल के आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मास ऑफ वन पार्टिकल, और वो पार्टिकल होगा या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, और उसका मास आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ओके, अब आप बोलोगी इसका मतलब क्या, मतलब इससे हमको क्या मिलेगा क्या। तो देखो, ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सभी के सभी एटम्स में होंगे, और एक पार्टिकल का मास मुझे इतना मिला। वो कार्बन के अंदर ऐसे 12 पार्टिकल हैं, तो कार्बन का मास होगा 12 इंटू इतना। किसी के अंदर मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 20 मिलता है, तो उसका मास हो गया 20 इंटू इतना। ओके, मतलब कि मानो कि कोई एटम है, जैसे कि देखो ये एक एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन कितना है, एक। तो अगर एक न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, न्यूट्रॉन है नहीं, और ऐसा क्या होगा, ये होगा हाइड्रोजन, कि एक प्रोटॉन ही होगा। तो एक पार्टिकल का मास कितना मिला मुझे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और यहां पे प्रेजेंट भी एक ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल, तो इसका मास आएगा 1.66 इंटू, एक काम करो, 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मिला मुझे। ओके, अभी देखो नंबर 2, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का टोटल पार्टिकल कितना होगा, 4, क्योंकि दोनों के मास तो सेम है। तो यहां पे हो गए 4 पार्टिकल, तो इसका मास आएगा, एक पार्टिकल का मास देखो हमने लाके रखा है, एक पार्टिकल का मास होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24। कैसे आया, तो बोल देता हूं कि कार्बन का टोटल कार्बन का मास मुझे मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होगा। मतलब कि 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन का मास इतना मिला मुझे, मतलब कि 12 पार्टिकल का मास इतना मिला, तो एक पार्टिकल का मास कितना मिला, एक पार्टिकल का मास मिला 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और ऐसे ही पार्टिकल को तो अदर एटम्स में भी हो गए, तो कोई एटम के अंदर 4 पार्टिकल है, तो उसका मास क्या आएगा, तो 4 इंटू एक का इतना आया, तो 4 पार्टिकल हो गए, तो उसका मास कितना आएगा, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसके अंदर 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 6 नहीं है 7 है, 7 पार्टिकल प्रेजेंट है, 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन, तो इसका मास 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन मतलब कि 7 पार्टिकल है, तो इसका मास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जैसे कि इसके अंदर 9 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 9 पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो गए तो उसका मास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय
1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। अभी देखो इसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 6 और 6 मतलब कि 12 पार्टिकल, अपना कार्बन ही है 12 पार्टिकल, तो 12 पार्टिकल हो गए, तो इसका मास क्या आएगा, तो 12 इंटू 1 पार्टिकल का मास तो हमने आगे लाके रखा है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। इसके अंदर कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 7 7 और 7 14 पार्टिकल, तो इसका मास आएगा 14 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। इसके अंदर कितने पार्टिकल, 8 और 8 16, 16 पार्टिकल, तो इसका मास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय एक पार्टिकल का मास क्या होगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। मतलब कि ये होगा, ये जो 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 मिला ना, वो एक एटम का मास होगा। ये जो मिला मुझे 1 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, ये एक एटम का मास होगा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एटम के मास के अंदर। ओके, इसका मास, इस एटम के मास क्या होगा, इस एटम का मास तो 5 और 9 18 पार्टिकल, तो इसका मास होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। समझे? मतलब कि मैं कैसे एक पार्टिकल का मास कार्बन की रिस्पेक्ट में लेके आया, एक पार्टिकल का मास, क्योंकि कार्बन का आएगा इतना, मतलब कि 12 का आएगा इतना, तो एक का आएगा इतना, और ऐसे ही पार्टिकल तो सारे के सारे एटम्स में भी हो गए, तो उस एटम का मास कितना निकल के आएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू कर दो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो आपने किया क्या, देखो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, और जो कांस्टेंट नंबर था वो था 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ओके, मतलब कि ये नंबर किसके लिए आपने यहां पे मल्टीप्लाई किसके लिए किया, तो आपको चाहिए था एटम का मास। तो अब मैं सारे के सारे एटम के मास अगर मुझे लिखने हो तो मैं इतना बड़ा नंबर कैसे लिखूंगा, मतलब हो सकता है कि कोई मिस्टेक भी हो जाए, तो ये बड़ा नंबर है उसको मैं एक नाम दे देता हूं, क्योंकि ये एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं ये जो पीछे मतलब आप देख रहे हो 1.66 10 टू द पावर माइनस 24, 1.66 10 टू द पावर माइनस 24, 1.66 10 टू द पावर माइनस 24, इसको ये रिप्रेजेंट करता है एटम के मास को। तो मैं इसको एटॉमिक मास पर यूनिट बोल देता हूं। क्या? एटॉमिक मास पर यूनिट, मतलब कि AMU। तो मैं और क्या लिख सकता हूं, इसका मास होगा 1 AMU, इसका मास क्या होगा 4 AMU। AMU मतलब कि 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, इसका मास क्या होगा 7 AMU। इस एक पार्टिकल का मास, मतलब इस एक एटम का मास क्या होगा 9 AMU। इस एक एटम का मास क्या होगा, कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। इस एक एटम का मास निकल के आएगा 14 AMU, इसका होगा 16 AMU और इसका होगा 18 AMU। तो AMU मतलब कि एक पार्टिकल का मुझे मास फाइंड करना हो तो मैं पीछे क्या लिखा होगा, एक एटम का मास, तो AMU लिखा होगा। मतलब कि देखो AMU मेरे पास आया कैसे, देखो AMU इज इक्वल टू, आया कहां से AMU, देखो कि कार्बन 12 के मास का मैंने डिवाइड बाय 12 किया
तो मुझे मिला 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और उसको ही मैंने बोला AMU। तो AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 डिवाइड बाय 12। कार्बन 12 का 12th पार्ट, कार्बन 12 के मास का 12th पार्ट, उसको हम बोलेंगे AMU। ओके, चलो अब AMU और ग्राम का रिलेशन निकालते हैं। तो देखो मेरे पास कार्बन एटम था, कार्बन एटम न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए, उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से, मतलब कि 12 पार्टिकल की वजह से, 12 पार्टिकल की वजह से उसका मास निकल के आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 और ये था ग्राम में। तो मैं एक पार्टिकल का मास बोल सकता हूं, एक पार्टिकल का मास बोल सकता हूं कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 12 ग्राम में। और ये जो नंबर आएगा 1.99 अपॉन 12 वाला, वो अपने को मिला था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। किसका है वो नंबर? एक मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल। पार्टिकल मतलब कि आगे ही मैंने बोला कि या तो वो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि दोनों के मास सेम है, इसलिए मैं 6 + 6 12 कर दिया था आगे। ओके चलो, मतलब कि अगर ये नंबर आया मुझे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक पार्टिकल का मास, लेकिन लिखने में ये बड़ा था, इसलिए मैंने इसको बोल दिया AMU। तो क्या हो जाएगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 2 AMU। 10 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 10 AMU। तो फिर यहां पे आओ अब कि एक पार्टिकल का मास 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये कौन से यूनिट में होगा? ग्राम में। तो ये जो पीछे ये जो नंबर है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिखने में बड़ा है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया AMU। तो एक पार्टिकल का मास या तो ग्राम में बोलो तो 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, या AMU में बोलो तो 1 AMU। इतना सिंपल है। अगर इसका मास ग्राम में बोलो तो 4 पार्टिकल हो गए, इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जो भी हो, तो 4 पार्टिकल हो गए, तो इसका मास आएगा 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, लेकिन वो होगा ग्राम में। लेकिन ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है, उसको मैं बोलूंगा AMU, तो इसका मास आएगा 4 AMU। तो 4 AMU बोलो या 4 इंटू इतना ग्राम बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये जो नंबर बड़ा था, इसलिए मैंने बोल दिया एटॉमिक मास पर यूनिट। देखो 7 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये होगा ग्राम में, तो AMU में होगा 7 AMU। ये होगा ग्राम में, तो AMU में होगा 9 AMU। 12 इंटू इतना ग्राम में होगा इसका मास, लेकिन मुझे AMU में चाहिए, तो मैं बोलूंगा 12 AMU। इतना होगा मेरे पास ग्राम में, AMU में चाहिए तो 14 AMU, 16 AMU, 18 AMU। मतलब कि AMU और ग्राम का रिलेशन आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि एक AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ओके, तो देखो हमने एक एटम का मास फाइंड किया। एक एटम का मास कितना होगा? उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, वो होगा ग्राम में। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि बोलो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, उसको आप बोल दो AMU में। तो आ जाएगा एक एटम का मास। एक एटम का मास आपने फाइंड किया AMU में और ग्राम में भी।
अब एक एटम का मास इतना है, अब मुझे चाहिए एक मोल एटम का मास। ओके, मतलब कि कैसे मोल आएगा अब ये देखते हैं। चलो देखो, मैं हाइड्रोजन के लिए कुछ बात करूं तो एक हाइड्रोजन का मास कितना मिला मुझे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक ही पार्टिकल है। तो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 मिला। मतलब इतने ग्राम में कितने हाइड्रोजन मिले, एक हाइड्रोजन मिला, एक हाइड्रोजन एटम मिला। ओके, अब मैं जो मतलब इतने, ये जो नंबर है उसको क्या बोल सकते हैं अब, AMU। ये जो नंबर है उसको AMU भी बोल सकते हैं, AMU। मतलब कि एक AMU हो तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। ओके, एक AMU में एक हाइड्रोजन मिलेगा। अब मुझे ये जो AMU है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं। मतलब एक AMU है ना, तो मैं उसको लिखूंगा, एक AMU नहीं, एक ग्राम। तो बोलो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, तो कुछ नंबर कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि AMU जो मास है वो बहुत ही कम मास है, 10⁻⁻24 जितना ग्राम। तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो मैं अगर ये माइनस पावर हटा दूं और 1 ग्राम कर दूं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत ही बढ़ जाएंगे। कितने आते हैं देखो, तो अगर मैं 1 ग्राम लिखूं तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो हाइड्रोजन मिलेंगे 1 इंटू 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, और इसका आप कैलकुलेशन लगाओगे तो मिलेगा आपको 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। समझे? मतलब कि अब इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम था तो उसका मास मुझे मिला एक AMU, और कितने हाइड्रोजन मिले ग्राम में, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स मिले। तो उसका ग्राम कितना मिला, 1 ग्राम। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 1 होगा तो उसका मास AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, और 6.022 इंटू 10⁻23 होगी तो उतना ही AMU हम लिखेंगे ग्राम में। चलो ऐसा ही कुछ हम हीलियम के लिए करते हैं। तो हीलियम में एक हीलियम का मास कितना आएगा, 4 AMU। अब तो आपको पता ही होगा, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतने में आएगी एक हीलियम। मतलब कि ये जो है उसको हम बोलेंगे AMU, 4 AMU। तो 4 AMU में एक हीलियम आएगा, लेकिन मैं जो AMU है उसको मैं बोलूंगा ग्राम में। तो क्या आएगा देखो, मैं बोलूंगा 4 ग्राम होगा मेरे पास हीलियम, तो AMU होगा इतना छोटा नंबर, मतलब AMU मतलब कि 10⁻⁻24 जितना ग्राम। तो एक हीलियम आएगा, तो मैं ये जो 10⁻⁻24 इतना छोटा नंबर है वो हटा देता हूं, तो क्या मिलेगा, 4 ग्राम आएगा। तो इसके अंदर कितने हीलियम आएंगे, कुछ बड़ा ही नंबर होगा। तो ये भी आप करो, तो 4 इंटू 1 अपॉन
4 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, 4 से 4 कट जाएंगे तो 1/1.66 ऊपर जैसी कुछ सिचुएशन आएगी और आंसर मिलेगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हीलियम। तो हीलियम के लिए भी कंक्लूजन आप लेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मेरे पास एक हीलियम एटम था, एक हीलियम एटम, तो उसका मास था 4 AMU, 4 AMU। लेकिन एक हीलियम नहीं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हीलियम एटम्स होंगे तो उसका ग्राम मिलेगा उसका मास मिलेगा 4 ग्राम में। मतलब कि आप यहां से ऐसा कुछ बोल सकते हो कि अगर मुझे एक एटम का मास बोलना हो तो मैं उसको बोलूंगा AMU में, और 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 का मास अगर बोलना हो मुझे तो मैं उसका मास बोलूंगा उतने ही, जितने AMU है उतने ही ग्राम में। ओके चलो, तो क्या बोला मैंने, अगर आपको हाइड्रोजन के लिए, आपने क्या बोला, हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन का मास कितना आया, 1 AMU। ओके, और 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन का मास कितना आया, 1 ग्राम। ओके, हीलियम के लिए बात करोगे तो अगर एक हीलियम होगा तो उसका मास आएगा 4 AMU, मतलब एक के लिए 4 AMU। तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हीलियम अगर होंगे मेरे पास तो उसका मास आएगा 4 ग्राम में। लिथियम के लिए बोलने जाओ तो एक लिथियम होगा, एक लिथियम, तो उसका मास मिलेगा मुझे 7 AMU। लेकिन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 लिथियम होंगे मेरे पास तो उसका मास क्या मिलेगा, 7 ग्राम। ऐसा ही कुछ बेरिलियम के लिए बोलने जाओ तो अगर मुझे एक बेरिलियम होगा मेरे पास तो उसका मास निकल के आएगा 9 AMU। लेकिन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 बेरिलियम होंगे तो मेरे पास उसका मास आएगा 9 ग्राम। मतलब कि यहां से आप कंक्लूजन निकाल के बोल सकते हो कि एक एटम का मास अगर मुझे लिखना हो तो मैं वो लिखूंगा AMU में। ओके, स्मॉल, कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है, AMU में। लेकिन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 का अगर मुझे मास बोलना हो तो वो मैं बोलूंगा ग्राम में। ओके, अगर आपको ऐसा बोले कि एक एटम का ही मास आप ग्राम में बोलो तो क्या करोगे, तो AMU की वैल्यू लिख दोगे, कितनी आएगी, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। लेकिन इसको तो छोटा करके हमने AMU बोला था। तो जनरली एक एटम का मास AMU में बोला जाता है और 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 का मास ग्राम में बोला जाता है। तो देखो, आपको लगेगा ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो इसको मतलब जैसे 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम था उसको हमने कंपाइल करके हमने बोला कि AMU बोलो। आप मतलब बार बार इतना बड़ा नंबर लिखो, इसकी मतलब उससे अच्छा है कि आप AMU बोलो। ओके, तो बार बार 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बोलो, उससे तो अच्छा है कि आप उसको एक छोटा नाम दे दो। तो देखो, उसको हमने नाम दिया क्या,
तो उसको हमने बोला एवोगैड्रोस नंबर, जो मिला हमको 6.022 इंटू 10⁻23, जो मतलब कि अगर 4 AMU हो तो हमको 1 हीलियम एटम का मास मिलेगा, लेकिन 4 ग्राम हो तो हमको 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का मास मिलेगा। तो ये जो नंबर मिला उसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और यही है अपना मोल नंबर, मोल नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को Na से, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज मानो कि बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा 4। तो अगर मेरे पास एक एटम है बेरिलियम का, एक एटम, तो उसका मास मिलेगा मुझे 8 AMU, 9 नहीं, सॉरी मैंने आगे 9 लिखा, 8 AMU। लेकिन अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे बेरिलियम के, तो उसका मास मिलेगा मुझे 8 ग्राम। यानी कि मेरे पास बेरिलियम के इतने एटम्स ना, मतलब कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कि 1 मोल एटम होगी। अगर मेरे पास 1 मोल एटम, तो उसका मास आएगा 8 ग्राम। मतलब एक एटम का मास 8 AMU, तो 1 मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास मिलेगा 8 ग्राम। मतलब कि यहां से आप बोल सकते हो, अगर एक एटम का मास बोलना हो, एक एटम का मास बोलना हो तो AMU में बोलो, और एक मोल का मास बोलना हो, एक मोल का मास बोलना हो तो बोलो ग्राम में। तो क्या बोलो? ग्राम में बोलो। ओके, मतलब एक मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का अगर आपको मास बोलना हो तो आप बोल सकते हो ग्राम में। मतलब कि एक का AMU में, एक मोल का ग्राम में। तो आपको AMU, मोल, ग्राम, AMU अगर एक एटम का ग्राम में बोलना हो तो इसकी वैल्यू रख दो 1.66 इंटू 10⁻24। तो आपको पता चल गया होगा कि मोल किसे बोलते हैं, AMU किसे बोलते हैं, ग्राम कैसे कब लेंगे, AMU कब लेंगे। अब देखो आगे, वेरिएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मोल। मोल को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आएगी। जैसे कि एक नॉर्मल मेथड, देखो आपको बोले कि 49 ग्राम के अंदर, 49 ग्राम के अंदर प्रेजेंट, 49 ग्राम H2SO4 के अंदर प्रेजेंट मोल फाइंड करो कि 49 ग्राम के अंदर कितने मोल है H2SO4 के। ओके, तो देखो प्रीवियस लेक्चर में अपने H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था, कितना आया था 98 ग्राम। ओके, 98 नंबर था। अगर मैं 98 के पीछे ग्राम लगा दूं तो वो मिलेगा मुझे 1 मोल H2SO4 का मास, और 98 के पीछे अगर मैं AMU लगा दूं तो वो मिलेगा मुझे 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का मास। ओके, 98 के पीछे 98 तो उसका मास आया, अब मैं उसके पीछे ग्राम लगा दूं तो वो 1 मोल H2SO4 का मास हो जाएगा, और 98 के पीछे अगर मैं AMU लगा दूं तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का मास हो जाएगा। तो देखो मुझे तो मोल फाइंड करना है ना, तो मैं 98 ग्राम लिखूंगा। तो मैं स्टेप लिखूंगा कि 98 ग्राम H2SO4 होंगे मेरे पास, तो उसको मैं बोलूंगा 1 मोल। ये तो सीधी सी बात है कि 98 ग्राम H2SO4 है तो वो क्या हो जाएगा 1 मोल, ग्राम तो मोल। लेकिन मेरे पास है 49 ग्राम ऑफ H2SO4,
तो कितने मोल होंगे? तो आप बोलोगी कि अगर 49 है तो 49 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 98, मतलब कट करो, कितने मोल आएंगे? 0.5 मोल। कितने मोल मिलेंगे आपको? 0.5 मोल। ओके, मतलब कि देखो मोल का मुझे, मतलब इसका मोल मुझे फाइंड करना था, तो मैंने किया क्या? उसके गिवन मास H2SO4 का गिवन मास कि इतने मास के अंदर मोल फाइंड करो। मुझे गिवन मास कितना है? 49 ग्राम। उसके अंदर कितने मोल? तो 49 गिवन मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल फाइंड करने के लिए मैंने किया क्या? मोल इज इक्वल टू क्या किया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे क्या मिले? मोल मिले। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये आप करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो आपको मिल जाएंगे मोल। तो आपको मास दे रखा हो और मोल फाइंड करने हो तो आप सिंपली ये मेथड से मोल फाइंड कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कुछ जनरल क्वेश्चन है मोल के ऊपर। हमने जो मोल कॉन्सेप्ट देखा, कैसे मोल नंबर हमको मिला उसका यूज करके, और मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसका यूज करके कुछ जनरल क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है फाइंड करना है। तो क्या मिला था हमको फॉर्मूला? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो हमारे पास वेट कितना है? एल्यूमिनियम का वेट हमारे पास कितना है? 54 ग्राम। और एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना? देखो, अब मॉलिक्यूलर वेट या एल्यूमिनियम हो तो एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना होगा? 27। लेकिन 27 हमने आगे के लेक्चर में देखा था। लेकिन 27 क्या? ग्राम और एएमयू। अगर मुझे एक मोल का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोले तो मैं उसके पीछे लगाऊंगा ग्राम, जैसे हमने आगे देखा। एक मोल का पूछे तो, लेकिन मुझे एक ही एल्यूमिनियम का एटम है और उसका अगर मुझे मास पूछे, उसका एटॉमिक वेट पूछे, तो मैं 27 तो बोलूंगा लेकिन एएमयू बोलूंगा, ग्राम नहीं बोलूंगा। अगर एक का ही ग्राम में पूछे तो एएमयू की वैल्यू रखूंगा 1.66 × 10⁻⁻24। ओके, तो देखो वेट तो मुझे दिया हुआ है 54, तो और एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट मुझे पता है 27, तो उसके मोल आ जाएंगे 2। ओके, अगर आपको पूछे कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स कितने होंगे, तो 2 मोल एल्यूमिनियम आए ना। अगर 1 मोल आता तो 1 मोल इज इक्वल टू कितने एटम होते? हमने आगे ही देखा, एवोगैड्रो नंबर की जितने, मतलब 6.022 × 10⁻23 जितने 1 मोल के अंदर। तो 2 मोल आया तो कितने एटम? 2 × 6.022 × 10⁻23। ओके, मतलब इसके अंदर तो आए 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। चलो, 54 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितने मोल मिलेंगे? तो उसके अंदर भी करो, वेट पर मॉलिक्यूलर वेट कितना? H2O का एक ऑक्सीजन का 16 होगा और एक हाइड्रोजन का 1 होगा, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 + 2 मतलब कि 18 = 3 मोल। 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल देंगे? तो 44 ग्राम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है? तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 16 × 2 मतलब 32, 32 और 12 मतलब आ जाएंगे आपके पास 44। तो 44 से कितने
CO2 हो गए, 10 मोल CO2 हो गए। चलो 160 ग्राम H2SO4 में कितने मोल हो गए? तो मॉलिक्यूलर मोल अपॉन सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 196 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H2SO4 का? आगे के लेक्चर में देखा था हमने, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 16, 4 जा 64, मतलब टोटल करोगे तो मिलेगी आपको 98, और 98 2 जा क्या होगा? 2 मोल। ओके, मतलब कि ऐसे आपको अगर वेट दिया हुआ हो और आपको फाइंड करना हो मोल, तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। एकदम बेसिक मेथड है और बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, मतलब मास फाइंड करना है, 2 मोल CH4 का मास। अगर मुझे मोल दिया हो और मास फाइंड करना हो तो वही सेम फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट कितना है देखो, सॉरी वेट नहीं है, मोल दिया हुआ है और मास फाइंड करना है। तो देखो मतलब मेरे पास ये मुझे दिया है मोल, मॉलिक्यूलर वेट तो मेरे पास ऑलरेडी होगा, तो वेट मिल जाएगा मुझे। ओके, तो वेट इज इक्वल टू क्या आएगा? वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कि मोल को हम शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल m, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट। वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, देखो सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है ना, बस उससे काम चल जाएगा। चलो फर्स्ट नंबर, 2 मोल CH4 है आपके पास, 2 मोल CH4, तो उसके अंदर कितना वेट होगा? तो क्वेश्चन 1, तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो डायरेक्ट कर दो मोल, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल है 2 मोल, मॉलिक्यूलर वेट CH4 का, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, 12 प्लस 4 16, मतलब कि आ जाएंगे आपके पास 32 ग्राम। ओके, सेकेंड नंबर, 5 मोल H2SO4 का वेट कितना आएगा? तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू मोल कितना? 5, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना? 98, तो कितना आ जाएगा? 49 ग्राम। नंबर 3, 2 मोल O2 का वेट कितना? तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल कितना? 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 30। देखो आगे हमने 2 जनरल टाइप के क्वेश्चन किए, अभी हम एक प्रॉपर वे से चलेंगे कि मोल के ऊपर आपको कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इन टाइप्स के बाहर आपको कोई मोल का क्वेश्चन नहीं दिखने को मिलेगा। ओके, तो चलो फर्स्ट टाइप है कि कैलकुलेशन ऑफ मास, मास की कैलकुलेशन करो। तो कैसे की हमने आगे की? मोल इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मतलब कि मुझे मास चाहिए, मतलब वेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मोल मेरे पास होंगे ऑलरेडी, मोल मेरे पास होंगे और मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास होगा, तो मैं उसकी वैल्यूज पुट करके वेट आ जाएगा मेरे पास। चलो उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास,
कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का वेट फाइंड करना है। अभी सिल्वर के एक एटम का वेट आपने आगे देखा कि अगर एक एटम का वेट आपको बोले तो उसे आप बोलो AMU में, और अगर एक मोल एटम का वेट बोले तो उसे आप बोलो ग्राम में। लेकिन यहां पे देखो, एक एटम का वेट ही फाइंड करना है, लेकिन आपको आंसर लाना है SI यूनिट में, मतलब कि ग्राम में ही आंसर लाना है। चलो कैसे करते हैं। एन एटम ऑफ सिल्वर, तो एक एटम का वेट कितना होगा सिल्वर का? 108। ये याद रखना कि सिल्वर का वेट होता है 108, अगर मोल तो ग्राम, और अगर एक सिल्वर तो AMU। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर यानी कि Ag, इसका वेट होता है 108, मतलब एक सिल्वर का एटम क्या होगा? 108 AMU, सिल्वर के एक एटम का वेट। लेकिन मुझे एन एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम का वेट ही चाहिए, लेकिन बेसिकली हम ग्राम में फाइंड करेंगे, SI यूनिट में। तो क्या करेंगे? 108 मल्टीप्लाई बाय AMU की वैल्यू रख दो, AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही तो था। इसको तो हमने शॉर्ट करके एटॉमिक मास पर यूनिट नाम दिया था। ओके, तो कैलकुलेशन करो, आंसर मिलेगा आपको, Ag का वेट मिलेगा कितना? 108 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ओके, सेकेंड नंबर, अब मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वेट आपको फाइंड करना है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू इसका मिलेगा 44। लेकिन अगर मैं 44 को बोलूं AMU तो क्या होगा? एक CO2, और अगर बोलूं ग्राम तो क्या होगा? एक मोल CO2। लेकिन मुझे तो एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट फाइंड करना है ना, तो 44 AMU। ओके, लेकिन मुझे ग्राम में फाइंड करना है, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया अपना सिल्वर का, सॉरी CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, एक CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। ये सिल्वर का क्या होता है? एटॉमिक वेट, क्योंकि सिल्वर एक एटम है, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल है, एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन मिलके बनाएगा, एक कार्बन एटम एंड दो ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाएंगे? CO2। मतलब ये मॉलिक्यूल होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये एटम होगा तो इसका एटॉमिक वेट होगा, इसलिए बोला है एटम ऑफ सिल्वर एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ओके, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन अ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि मुझे कोई मास, गिवन मास, एक सब्सटेंस का मास मुझे गिवन है, और मुझे फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये पेन है, मानो कि ये आयन की पेन है, और इसके अंदर सभी एटम्स किसके हो गए? आयन के हो गए। मुझे फाइंड करना है कि इस पेन के अंदर कितने आयन के एटम्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? इस पेन का वेट अपॉन इसके अंदर जो आयन एटम है उस आयन एटम का वेट, पेन का वेट डिवाइड बाय आयन एटम का वेट कर दूं, डिवाइड करूं, मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ आयन एटम्स। मतलब कि अपने पास फॉर्मूला है ही, क्या होगा? तो मोल इज इक्वल टू, देखो यहां से पहले आप क्या फाइंड करोगे? अगर मेरे पास एटम एंड मॉलिक्यूल मुझे फाइंड करने हैं तो मैं पहले वेट पर मॉलिक्यूलर वेट से मोल फाइंड करूंगा, और एक मोल इज इक्वल टू क्या? वो मुझे पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो भी हमको, जो भी मास का कोई मतलब सब्सटेंस दिया हो, उसका मोल मुझे पता चल जाए कि x मोल है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मुझे किसी के मोल पता लग जाए तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? तो उसके मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। समझे? देखो
क्या करोगे आप? अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपको नंबर तक जाना है किसी के अंदर, मेरे पास ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये ब्लॉक के अंदर मेरे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, सिर्फ इसके ब्लॉक का मास अपॉन एक एटम का मास, मतलब मास ऑफ एटम, उससे मुझे क्या मिलेगा? मोल मिलेंगे कि इसके अंदर कितने मोल एटम्स प्रेजेंट है। लेकिन मुझे तो नंबर चाहिए, एग्जैक्टली मोल, हाँ मोल नंबर ही है, लेकिन मुझे वैसे वाला मोल वाला नंबर नहीं, एग्जैक्टली नंबर चाहिए। तो क्या करोगे आप? तो मोल को, ये जो आपको मोल मिला, इससे मोल मिला, उसको मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको इसके एक्चुअल नंबर मिल जाएंगे, कितने होंगे। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन S8? पहले तो S8 का मतलब समझो। S8 क्या है? पूरा मॉलिक्यूल है, और एक S8 मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के एटम कितने होंगे? 8। तो इसके अंदर 8, उसके अंदर 8 सल्फर क्या है? एटम है, एटम्स। ओके, तो मानो कि एक मोल एसिड हो गए मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर सल्फर एटम कितने हो गए? 8 मोल। ओके, तो पहले तो इसके मोल फाइंड करो, 64 ग्राम सल्फर के मोल कितने? तो मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू मास ऑफ S8 कितना? 64 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32, एक सल्फर का 32, 8 सल्फर का 32 मल्टीप्लाई बाय 8, 32 2 जा और 2 4 जा, मतलब कितना आएगा? 1/4। ये तो क्या होगा? मोल ऑफ S8। S8 के मोल इतने, तो नंबर ऑफ S8 कितने? मोल अगर इतने हैं तो मोल से मैं एक मोल मतलब नंबर कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने मोल है तो नंबर कितना? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो कट करो तो 2 आएगा, यहाँ पे 3.011 आएगा, और 3/2 मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इतना आंसर आएगा मोल नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल। ओके, और दूसरा देखो, मुझे एटम्स भी फाइंड करने हैं, तो मोल ऑफ S8 अगर 1/4 हो गए तो मोल ऑफ S कितने हो गए? एक S8 के अंदर कितने सल्फर? 8। एक मोल S8 के अंदर कितने सल्फर? 8 मोल। तो 1/मोल S8 के अंदर कितने सल्फर? 1/मोल इंटू 8। ओके, तो मोल ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू 1/4। ये तो मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर कितने हैं? 8 ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 2 4 जा, आंसर निकल के आएगा 6 2 जा 12.044 इंटू 10⁻23, पॉइंट यहाँ लाओ तो 1.02044 इंटू 10⁻24, ये होगा नंबर ऑफ सल्फर। ये मोल ऑफ सल्फर और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो किया तो क्या मिला आपको? नंबर ऑफ सल्फर एटम। लिख के नंबर ऑफ सल्फर एटम। ओके, चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कैन शुगर। ओके, कैन शुगर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? तो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या करोगे आप?
पहले तो मोल फाइंड करो। अगर एटम, नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, क्या करोगे, पहले तो मोल फाइंड करो और उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल कितने होंगे, 334.20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैन शुगर, मतलब मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका, तो देखो C12 342 आएगा। कैसे आएगा, देखो C12 H22O11, कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है कितने कार्बन, 12, प्लस एक हाइड्रोजन का होगा 1, लेकिन है कितने हाइड्रोजन, 22, एक ऑक्सीजन का होगा 16, है कितने ऑक्सीजन, 11। इनका कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल के आएगा 342। अगर मोल बोले, मतलब मोल का 342, अगर ग्राम बोलो तो क्या होगा, एक मोल का मॉलिक्यूलर मास, और 342 AMU बोलोगे तो एक का मॉलिक्यूलर मास। ओके चलो, तो वेट ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम में लिखो, कितना 342, नीचे 342, ऊपर भी मुझे 342 करना हो तो ये एक पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो नीचे आएंगे 10। तो 342 से 340, चलो 2 पॉइंट ही आगे बढ़ा देता हूं, नीचे आएंगे 100। तो 342 से 3 ऊपर वाला कट, ऊपर आया 10, 0.1, मोल कितना आया 0.1, 0.1 तो आया मोल। अगर एक मोल है तो नंबर होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20। 2 मोल है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। 3 मोल हो तो 3 इंटू इतना, तो 0.1 मोल हो तो नंबर कितना आएगा, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। 0.1 मतलब क्या, 1/10, और 10 की पावर 1 है, ऊपर होगी तो 23 माइनस 1 होगा, तो आंसर निकल के आएगा 6.022 इंटू 10 टू 22। ये क्या होगा, C12H22O11 कैन शुगर के मॉलिक्यूल का नंबर। ओके, इतना आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, वाटर होगा कितना, वाटर 1 लीटर H2O है। आपको पता ही होगा कि वाटर की डेंसिटी, क्योंकि 1 ग्राम पर ml होती है, तो उसका जितना लीटर होगा, और बोले तो जितना ml होगा उतना ही उसका ग्राम होगा। मतलब क्या, आपके पास एक ग्लास में वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, तो उसका वॉल्यूम आप मेजर करोगे तो 100 ml ही निकल के आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml, मतलब पर ml 1 ग्राम, 1 ml का 1 ग्राम, 2 ml का 2 ग्राम, 3 ml का 3 ग्राम, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml का 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ओके, मतलब कि इन शॉर्ट इसकी डेंसिटी 1 होगी 1 ml का 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी क्या होगी 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का 1 ग्राम। ओके चलो, तो 1 ml का 1 ग्राम, तो 1000 ml का कितना ग्राम, 1000 ml है ना लीटर मतलब, तो उसका कितना ग्राम, 1000 ग्राम। मतलब आपको शॉर्ट में दिया हुआ है कि 1 लीटर है ना, तो आप 1000 कैलकुलेट कर ही लो। ओके, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो देखो मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो पहले मोल फाइंड करो। मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 18, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 1000 डिवाइड बाय 18 आप कैलकुलेट करोगे 55.55 आएगा। ये नंबर तो आप याद ही रख लो, 1000 डिवाइड बाय 18, क्योंकि आगे की चैप्टर एक सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें भी आएगा मोलारिटी, मोलालिटी उसमें भी आएगा। 1000 डिवाइड बाय 18 55.55। ओके, तो मोल आया 55.55, लेकिन ये तो मोल आया ना, मुझे तो वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो मोल
एक मोल मतलब कितना मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतना मोल है ना, तो कितना मोल, सॉरी इतना मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना, तो इतना मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो 55.55 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। मतलब कि मेरे पास 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, एक वाटर ड्रॉपलेट कि जिसका वेट है 0.05 ग्राम है। ओके 0.05 ग्राम वाटर है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप। ओके तो इसके अंदर कितने, एक ड्रॉप वाटर का वेट अगर इतना है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होंगे, तो मोल, पहले तो मोल फाइंड करो, मुझे नंबर फाइंड करना है। देखो ये पूरे के पूरे जो हमारा केस नंबर 2 था, टाइप 2, उसके अंदर आपको नंबर फाइंड करना है, और नंबर फाइंड करना हो तो आप पहले मोल फाइंड करो और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मोल फाइंड करो और जो मोल आए इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें भी आपने पहले मोल फाइंड किया फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मोल फाइंड किया फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मोल फाइंड किया फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। मतलब कि अगर मुझे नंबर चाहिए तो मोल फाइंड करो, मोल के नंबर एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलो इसमें मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 0.05, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना है 18, तो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना मोल आएगा। तो आगे कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन भी टाइम वेस्ट नहीं करते, आप कर देना, ऐसे कुछ करके मोल निकल के आएंगे। और देखो मोल जितने आए, एक मोल मतलब नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने मोल आए ना, तो नंबर कितना 5 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, कैलकुलेशन भी हो जाएगी। 6 देखो 6.022 मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 6 बोलता हूँ, तो 6 3 तो 5/3 आएगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, नीचे 10 टू पावर 2 है, ऊपर 23, ऊपर जाए तो 21 हो जाएगी, 21, 5/3 इंटू 10 टू पावर 21, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ओके चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट Na2CO3 के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, Na2CO3 के अंदर कौन कौन से उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो एक तो होगा Na, एक नहीं 2 होंगे Na, एक होगा कार्बन और 3 होंगे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 Na। उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखो, मेरे पास एक Na2CO3 है, तो उसके अंदर 2 Na होंगे, 1 कार्बन होगा और 3 ऑक्सीजन होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल Na2CO3 होंगे तो उसके अंदर 2 मोल Na होंगे, 1 मोल कार्बन होगा और 3 मोल ऑक्सीजन होंगे, ऐसा ही तो बोलूंगा मैं। अगर मेरे पास 1 मोल नहीं 2 मोल Na2CO3 है तो क्या बोलूंगा, 2 मोल Na2CO3 होंगे, तो 2 मोल Na2CO3 हो गए, Na2CO3, तो Na कितने होंगे 4 Na, कार्बन कितने होंगे 2 मोल कार्बन, ऑक्सीजन कितने होंगे 6 मोल ऑक्सीजन, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ओके एक के अंदर कितने हैं 2 ना,
तो 2 मोल के 2 के अंदर कितने Na होंगे? 4। सिंपल है। ओके चलो, तो यही मेथड का यूज करके हम Na2CO3 के अंदर कितने सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो पहले तो फाइंड करो मोल। मोल इज इक्वल टू वेट पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना? 53। मॉलिक्यूलर वेट कितना? Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो देखो, Na का होगा 23, 23 2 जा 46 और 12। कार्बन का क्या होगा? 12 और ऑक्सीजन का क्या होगा? 48। तो 106 होना चाहिए। 6 यस 106। ओके, Na2 कंफर्म कर लीजिए। Na2CO3 का क्या होगा? 106। तो अपॉन 106 होगा, तो 53 2 जा 106। तो मोल इज इक्वल टू क्या आएंगे? 0.5। ओके, Na2CO3 के मोल क्या आए? 0.5। ओके, तो अगर Na2CO3 के मोल 1 होंगे तो Na क्या होगा? 2 Na। कार्बन क्या होगा? 1 कार्बन। ऑक्सीजन क्या होगा? 3 ऑक्सीजन। लेकिन Na2CO3 मेरे पास 0.5 है, तो देखो 0.5 क्या है? Na2CO3। तो Na के मोल कितने होंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 1, और 1 मोल होंगे तो नंबर कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना नंबर किसका आया? सोडियम एटम का। सोडियम एटम का नंबर इतना आया, एटम का नंबर। ओके, कार्बन एटम के लिए जो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 0.5 मोल। 0.5 मोल तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो कितना है? 0.5 इंटू 6 मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 20 10 टू पावर 23। ये मोल, ये नंबर ऑफ एटम आए किसके लिए? कार्बन के लिए। और ऑक्सीजन के लिए फाइंड करो तो 0.5 तो मोल होंगे, लेकिन ऑक्सीजन एटम के मोल कितने? अगर एक Na2CO3 होंगे तो ऑक्सीजन 3 होंगे, 2 Na2CO3 होंगे तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 होंगे, लेकिन 0.5 Na2CO3 है तो ऑक्सीजन होंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑक्सीजन होंगे 5 3 जा 15। 1.5 ऑक्सीजन होंगे मोल, 1.5 मोल ऑक्सीजन हो। 1 मोल अगर आया तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्टली आपको ऑक्सीजन एटम का नंबर मिल जाएगा 1.56। क्या करोगे? देखो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिख दो। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। 15 6 जा 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर, नीचे 1 पावर है ना, 1 पावर ऊपर जाएगी तो 22 होगी। तो 9 पॉइंट, ये पॉइंट यहां लाओ तो 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये हो गए ऑक्सीजन के एटम के मोल। तो देखो क्या किया आपने, तो पहले तो जो मास दिया था ना उसके ऊपर से Na2CO3 का मोल फाइंड कर दिया। अगर 1 मोल Na2CO3 होगा तो 2 मोल Na, 1 मोल कार्बन, 3 मोल ऑक्सीजन होंगे। लेकिन मेरे पास तो आया 0.5 मोल Na2CO3, तो Na कितना? 1 मोल, कार्बन कितना? हाफ मोल, और ऑक्सीजन कितना? 1.5 मोल। और सबके मोल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिए एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू दी पावर 23, तो मुझे मिल गए उसके एटम्स के नंबर। ओके, नेक्स्ट। भी अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप मोल कैसे फाइंड करोगे? तो अभी आगे जो आपने देखा वो आपको अगर वेट दिया हो और मोल फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो आपने देखा, और उसके क्वेश्चन भी आपने किया। अभी मोल फाइंड करने की दूसरी मेथड, वेरियस मेथड हमने एक हेडिंग देखा था, उसमें दूसरी मेथड है कि आपको वॉल्यूम दिया हो और आपको मोल फाइंड करने हो तो क्या करोगे? देखो,